चलिए मंत्र पाठ। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से, अनुकंपा से अभी हम जो है पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी सिद्धि अचैषित की चल रही थी। अचैषित का मतलब है चुना, उसने चुना। सामान्य भूत है, चेय धातु है, चयने, चयन अर्थ में। चेय धातु चयन अर्थ में है। ये स्वादिगण की धातु है। अनुदात्त धातु है अर्थात अनिट है। और इत धातु है, च छ ज झ य, इत धातु है जिसके कारण उभयपदी है। आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों में चलता है। चीजें की या जो है उसके हलंत्यम से इत संज्ञा, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। उपदेश में जो अंतिम हल है उसका नाम इत है। तो चीय जो है उपदेश है, क्योंकि धातु पाठ उपदेश के अंतर्गत है। पाणिनि का प्रथमोच्चारण है। और उसका अंतिम अल जो य है उसकी इत संज्ञा हुई है। तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। तस्य इत संज्ञकस्य लोपः भवति, लोपो भवति। तो ये इत संज्ञक जिसका नाम इत है, य का, उसका लोप हो जाता है। लोप किसे कहते हैं? तो अदर्शनम लोपः। अदर्शन का नाम लोप है। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संजम स्यात्। यद भूत्वा न भवति तद अदर्शनम। जो हो करके न रहे उसका नाम अदर्शन है, और उस अदर्शन का नाम लोप है। ची हो गया। अब ची की जो है धातु संज्ञा है भूवादयो धातवः से। भू प्रभृतयः वा सदृशाः शब्दाः धातवः भवन्ति, अर्थात क्रियावाचिनो भ्वादयः धातवः भवन्ति। क्रियावाची जो भ्वादि है, भ्वादिगम से लेकर के चुरादिगम तक, उसका नाम धातु है। और धातु होने से धातु इसके अधिकार में लुंग। धातु भूते लुंग भवति। धातु से भूत अर्थ में लुंग प्रत्यय होता है, वह परे होता है। तो धातु भूते लुंग प्रत्यय परस्य भवति, या भूते अर्थे
वर्तमानात् धातोः परः लुंग भवति। भूत अर्थ में वर्तमान जो धातु है उससे परे लुंग होता है। तो ची के बाद लुंग हो गया। लुंग के ङ की भी संज्ञा और ङ की संज्ञा हो जाएगी और ऊ की भी संज्ञा हो जाएगी। परंतु उससे पर जो लुंग प्रत्यय हुआ तो लुंग किस अर्थ में हुआ इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने बता दिया हुआ था, केवल हमने पुनरावृत्ति किया है उसका। तो वह जो है लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, ये है, निकाल लीजिए। 3 4 69 नंबर सूत्र है, यही है ना? 69। हाँ, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 69 नंबर सूत्र है, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य। बहुत ही सरल अर्थ है। लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, इसका पहले हम पदच्छेद करते हैं। लह लकारांत पुंलिंग ल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, जैसे भूभृत भूभृतौ भूभृतः। हलंत जो है से ल हलंत है और ल जो है यहाँ पर ल का मतलब है लकार। ल का मतलब क्या है जी? लकार। अजी क्या कहें ल का मतलब? लकार जो 10 जो लकार है, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, ये जो 10 प्रत्यय हैं, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, याद है ना जी बालबोध जी? तो ये जो लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग जो है, इसमें सब में बार बार ल आया है कि नहीं? तो इसलिए इसका नाम लकार है। तो ये लह माने वो जो 10 प्रत्यय हैं, समझ गए? लह माने क्या हुआ जी? ये जो 10 प्रत्यय हैं लकारा, लह माने लकारा। लह माने क्या हुआ जी? लकारा। लकारा, लह बहुवचन है ना। लकारांत हमने बोला कि लकारांत पुंलिंग ल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, लह माने लकारा। आगे है कर्मणि, नकारांत नपुंसक लिंग कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। कर्म कर्मणि कर्माणि है, तो नकारांत नपुंसक लिंग कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। कर्मणि कौन सी विभक्ति है जी? नकारांत नपुंसक लिंग कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समझ गए जी? हाँ जी, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। च अव्यय पद है और भावे अकारांत पुंलिंग भाव शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अकारांत पुंलिंग भाव शब्द घई प्रत्यांत है, इसीलिए पुंलिंग है। भाव जैसे भाग बना है भज धातु से घई भाग, ऐसे भू धातु से घई बनेगा तो भाव बनेगा, तो इसलिए घयंत होने के कारण पुंलिंग है। तो भाव अकारांत पुंलिंग भाव शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समझ गए जी? अकारांत पुंलिंग भाव शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समझ, लिख लिए जी? क्या लिखा? भावे अकारांत पुंलिंग भाव शब्द सप्तमी
विभक्ति एक वचन। वेरी टाइम। और च जो है अव्यय पद है, उसके बाद चा कर्म के भ्य में च जो है वह अव्यय पद है। और अकर्म के भ्य अकारांत पुंलिंग अकर्मक शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। अकर्म के भ्य अकारांत पुंलिंग अकर्मक शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। समझ गए जी? अकर्म के अकारांत जी, अकारांत अकर्मक शब्द है, तो अकारांत पुंलिंग अकर्मक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। एक वचन या बहुवचन? बहुवचन है, मैं बोल दिया, प्रमाद से बोल दिया एक वचन। बहुवचन है। अकारांत पुंलिंग अकर्मक शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। समझ गए? जहां प्रमाद से मैं गलत बोल दूं वहां सुधार दिया कीजिए। तो फिर मैं एक बार बोल देता हूं। लह लकारांत पुंलिंग ल शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन कर्मणि। नकारांत नपुंसक लिंग कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन च अव्ययपद। भावे अकारांत पुंलिंग भाव शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन च अव्ययपद। और अकर्म के भ्य अकारांत पुंलिंग अकर्मक शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। सभी समझ गए जी? अनंत जी समझ गए आप? अनंत जी समझ में आ गया? जी जी समझ गया। वो अनम्यूट करने में वो टाइम लग गया। अच्छा कोई बात नहीं। और स्काइप वाले समझ गए सभी? चलिए जी, अब आगे चलते हैं। उसके बाद जो है अनुवृत्ति इसमें आ रही है कर्तरी की। कर्तरीकृत जो ऊपर सूत्र है, कर्तरीकृत जो ऊपर सूत्र है, कितने नंबर सूत्र है ये? 67 नंबर सूत्र है। 3 4 67 कर्तरीकृत। तो कर्तरीकृत से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है। और धातु की अनुवृत्ति आ रही है। वो अधिकार है ही ना, अधिकार सूत्र 3-1-91 नंबर जो सूत्र है, 91 नंबर जो सूत्र है, उस धातु का अधिकार है तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक, छंदस्यु भयथा तक, 1-1-17 तक। तो उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है कर्तरी धातु। वैसे प्रत्यय प्रत्यय की भी अनुवृत्ति आ रही है, परंतु जोड़ भी सकते हैं। माने प्रत्यय परस्त ले आइए, क्योंकि लह तो अपने आप में प्रत्यय है ही, लकारा। तो मैं लडादी, लकारा मैंने लडादी प्रत्यया। लकारा का मतलब क्या हुआ जी? लट इत्यादि प्रत्यय, जो लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग, ये जो 10 जो प्रत्यय हैं, इसी का नाम लकार है कि नहीं है जी? हाँ, तो इसी का नाम लकार है। तो लट इत्यादि प्रत्यय है वर्तमान में। लट अभी लुंग हुआ था, लुंग सीधा से हमने लुंग किया, तो ये लट इत्यादि जो प्रत्यय है इसी को लकार कहते हैं। तो लह माने लकारा, लकारा माने लडादी प्रत्यया। लकारा माने क्या हुआ जी? लडादी प्रत्यया। लकारा मतलब क्या हुआ जी? लडादी। हाँ, लडादी मतलब जैसे मैं बोल के राम आदि, हमने कहा बालबोध इत्यादि, तो वही तो है। लट आदि लडादी, ट को ड हो गया। लट आदि माने लडादी प्रत्यया। लट लह माने लडादी प्रत्यया।
लह मने लडादी प्रत्यया। लह मने क्या हुआ जी? लडादी प्रत्यया। हाँ, लह मने लकारा, लकारा मने लडादी प्रत्यया। अब जो है इसमें धातु प्रत्यय प्रश्च का है ही अधिकार। तो अब इसका जो अर्थ है, देखो यहाँ पर दो च है ना जी, कर्मणी के बाद भी च है और भावे के बाद भी च है कि नहीं? सूत्र में देख रहे हो ना कि लह कर्मणी च भावे चा कर्म के भ्या। तो च जो है कर्मणी के बाद भी है और च जो है भावे के बाद भी है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोला? तो जो है कर्मणी के बाद भी है और भावे के बाद भी है। तो सूत्र में देख रहे हो ना लिपि में कि जो मैं बोल रहा हूँ उसी को दोहरा दे रहे हो। नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो समझ के बोल रहे हो ना। तो च ये जो दोनों है ये चुंबक का कार्य करता है। किसका काम करता है जी? चुंबक। चुंबक समझते हो? चुंबक क्या करता है? एक दूसरे को मिला देता है, खींचता है अपनी ओर। किसको खींचता है? लकड़ी को? लोहे को। ठीक है, लोहे को खींचता है। धन्यवाद। तो चुंबक जो है वह लोहे को खींचता है। उस चुंबक के सामने जो भी लोहा होगा उसको खींचेगा। ऐसे ही च जो है, दो जो च है, कर्मणी के बाद भी जो च है और भावे के बाद भी जो च है, ये चुंबक का काम करता है। क्या चीज का काम करता है? जैसे चुंबक लोहे को खींचता है ऐसे ही ये दोनों च कर्तरी को खींचता है। किसको खींचता है? इसीलिए कर्तरी की अनुवृत्ति इसमें है। तो कर्तरी को खींचता है। तो दो च है, इसका मतलब कर्तरी को कितने बार खींचेगा? दो बार। वेरी नाइस। तो च जो दो है तो दो बार, माने च से च का मतलब हुआ, च का मतलब यहाँ पर हुआ च से कर्तरी, और दूसरा जो च है उससे भी का मतलब हुआ कर्तरी। तो च का मतलब चात कर्तरी, चात कर्तरी माने कर्मणी के बाद जो च है उसका मतलब चात कर्तरी, माने च से कर्ता में, और भावे के बाद भी च है इसलिए चात कर्तरी, ऐसा अर्थ हो गया। तो अर्थ का हो गया। अब देखो बहुत ही सरल अर्थ है कि अब एक और चीज बताओ तो अर्थ होगा। देखो हम कहते हैं ऊपर, क्या कहते हैं जी? तो ऊपर किसकी अपेक्षा से ऊपर होता है? बोलो, किसकी अपेक्षा से हम ऊपर कहते हैं? नीचे की अपेक्षा से ऊपर कहते हैं ना जी। मैं बोल रहा हूं कि जैसे ऊपर, नीचा, जैसे कहते हो प्रतीचि, संध्या मंत्र में नहीं कहते हो? प्रतीचि, दक्षिणा, मैंने बोलते प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि, उदीची, ध्रुवा, ऊर्ध्वा, नहीं कहते हो जी? छह जो है दिशा का नाम नहीं है वहां पे? तो प्राची जो है किसकी अपेक्षा से प्राची है? प्राची माने समझते हो ना? प्राची माने पूरब। वेरी नाइस। तो पूरब किसकी अपेक्षा से है? पश्चिम की अपेक्षा से है ना जी? पश्चिम नहीं होगा तो पूरब हो जाएगा, और दक्षिण नहीं होगा तो उत्तर हो जाएगा।
नहीं बायां नहीं होगा तो दायां हो जाएगा, नहीं और दायां नहीं होगा तो बायां हो जाएगा। नहीं इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या निकला, इससे ये बात एक ये सिद्धांत निकला कि राइट हैंड जो है लेफ्ट हैंड की अपेक्षा से राइट हैंड है, और राइट हैंड की अपेक्षा से लेफ्ट हैंड है। ऊपर की अपेक्षा से नीचे है, नीचे की अपेक्षा से ऊपर है, प्रतीची की अपेक्षा से प्राची है, प्राची की अपेक्षा से प्रतीची है, उदीची की अपेक्षा से दक्षिणा है, दक्षिणा की अपेक्षा से उदीची है। समझ में आया? हाँ जी। मन उसका विपरीत जो होता है, ऐसे ही लह कर्मणी च भावे चाकर्म के भ्य में अकर्मक है ना जी। लह कर्मणी च भावे च अकर्म के भ्य, तो अकर्म के भ्य अकर्मक किसकी अपेक्षा से है? कर्म की अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा मैंने सकर्मक की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? कर्म की अपेक्षा से। तो धातु दो तरीके के हो गए, मैंने सकर्मक और अकर्मक। तो यहाँ पर यदि मान लो एक पढ़ दिया अकर्मक, तो अपने आप सकर्मक ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? यदि अकर्मक है तो सकर्मक का गए, यदि एक पढ़ दिया अकर्मक तो दूसरे का ज्ञान हो गया सकर्मक। जब हम आपको कह दिए कि भाई पूरब की ओर जाओ, तो क्या ज्ञान हो गया आपको? पश्चिम से पूरब की ओर जाना। माने पूरब की ओर जाओ का मतलब ये हुआ कि आपको जो है ये ज्ञान हो गया, न साउथ जाना है, न वेस्ट जाना है, न नॉर्थ जाना है, माने न आपको दक्षिण जाना है, न पश्चिम जाना है, न उत्तर जाना है, पूरब। आप पूरब की ओर जा रहे हैं तो पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं, नहीं जी। ऐसे ही जब अकर्मक कह दिया तो अकर्मक किसकी अपेक्षा से है? सकर्मक की अपेक्षा से। समझ में आ गया? तो अब देखो यहां पर लह कर्मणी च भावे च अकर्म के भ्य, तो जब अकर्म के भ्य है तो सकर्म के भ्य अपने आप आ गया कि नहीं आ गया? तो अपेक्षा से सापेक्ष सिद्धांत इसको कहते हैं। माने अकर्मक की अपेक्षा से सकर्मक आ गया कि नहीं आ गया? सभी विद्यार्थी समझ रहे हो? ओ श्रवण समझ रहा है? नहीं, श्रवण की बात मैं बोल रहा हूँ। गुरुकुल में समझ रहे हैं जी। हाँ ठीक है। श्रवण जी समझ में आ रहा है? यदि आपसे कोई पूछे कि सकर्मक कहाँ से आ गया यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे? वेरी नाइस, बहुत सुंदर। सकर्मक जो आ गया अकर्मक की अपेक्षा से। तो अब अर्थ बना दो। क्या? लह माने लकारा, लकारा माने लडादि प्रत्यया। लह का मतलब क्या हुआ? हाँ, लह माने लकारा, लकारा माने लडादि प्रत्यय। तो लिख लो लह इक्वल टू लकारा, लकारा इक्वल टू लडादि प्रत्यया। लह माने लकारा, लकारा माने लडादि प्रत्यया। समझ गए? लडादि जो 10 प्रत्यय है, तो लडादि प्रत्यया। कर्मणी कहा है तो अकर्मक की अपेक्षा से सकर्मक तो हो जाएगा लडादि प्रत्यया। सकर्म के भ्य कर्मणि, क्या हो गया जी? अकर्म के भ्य के अपेक्षा सकर्म के भ्य आ गया यहाँ पर। तो अर्थ हो गया लह मने अर्थात लह अर्थात लकारा, लकारा अर्थात लडादि प्रत्यया। सकर्म के भ्य धातुभ्य, धातु के अनुवृत्ति आ रही ना धातु की,
तो धातु सकर्मक अकर्मक होता है, तो जब अकर्म के भ्य पंचमी है तो धातु को पंचमी बनाओगे तो क्या होगा? धातु का पंचमी बहुवचन क्या होगा? धातुभ्य। बहुत सुंदर। पास में थोड़ा आ जाओ। वो हमें लगता है कि श्रवण जो है एकदम बनारस में जाकर के बैठता है। हाँ, तो यही तो गलती है उसकी। बनारस में जाके क्यों बैठते हो? पास में आकर के बैठो। तो मैं बता रहा था धातुभ्य लकारा, ल माने लकारा, लकारा लडादि प्रत्यया, सकर्म के भ्य धातुभ्य कर्मणि चात कर्तरी। चौ से किसको खींच लिया? चौ चुंबक है ना जी। चौ क्या है? तो किसको खींचेगा? कर्तरी। किसलिए? चात कर्तरी, ऐसा लिख दो। चात कर्तरी। क्या आपने लिखा? लकारा अर्थात लडादि प्रत्यया सकर्म के भ्य धातुभ्य कर्मणि चात कर्तरी। लिख लिया? क्या लिखा? वेरी नाइस। और फिर अकर्म के भ्य है तो अकर्म के भ्य धातुभ्य अकर्म के भ्य धातुभ्य भावे चात कर्तरी। भावे चात कर्तरी। आगे जोड़ दो भवंती, क्योंकि लकारा बहुवचन है इसलिए भवंती। जोड़ दिया? लिख लिया? क्या लिखा? प्रत्यय परस्पर है तो प्रत्यय परस्पर भवंती हो जाएगा ना? नहीं, प्रत्यय विधायक थोड़े ये सूत्र है। प्रत्यय परस्पर, प्रत्यय को तो हमने जोड़ दिया, पर इसमें जुड़ेगा ही नहीं। हाँ, या कर भी दोगे तो कोई बात नहीं है, उसको भी जोड़ दो। ऐसा कर दो कि लकारा लडादि प्रत्यया सकर्म के भ्य धातुभ्य पर, माने तब तो फिर जो है माने इसको इस तरह फिर इस क्रम से बनाओ, फिर बनाना पड़ेगा। प्रत्यय परस्य को भी जोड़ना चाहते हो तो इसको इस रूप में समझो कि सकर्म के भ्य धातुभ्य परः लडादि प्रत्यया कर्मणि चात कर्तरी, और अकर्म के भ्य धातुभ्य परः लडादि प्रत्यया भावे चात कर्तरी। ऐसा फिर करना पड़ेगा। परः को भी जोड़ना चाहते हो जोड़ दो, इसमें कोई हानि नहीं है, परंतु ये प्रत्यय विधायक सूत्र नहीं है, ये अर्थ विधायक सूत्र है, सो ध्यान में रखना है। ये अर्थ का विधान करता है, प्रत्यय का विधान नहीं करता है। तो परस्य को भी जोड़ना चाहते तो जोड़ दो, कोई बात नहीं। लडादि क्या बोलते हैं? सकर्म के भ्य धातुभ्य परः, परः नहीं होगा, फिर परे होगा बहुवचन, क्योंकि परः एक वचन है, परः परौ परे, इसलिए परे बहुवचन कर दो, क्योंकि लकारा बहुवचन है। तो सकर्म के भ्य धातुभ्य परे लडादि प्रत्यया कर्मणि चात कर्तरी, अकर्म के भ्य धातुभ्य परे
लडादि प्रत्यया भावे चात कर्तरी च भवंती। ये हो गया। और इस सूत्र के क्रम से ही करना चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि ल मने लकारा लडादि प्रत्यया सकर्म केभ्य धातुभ्य परः कर्मणि चात कर्तरी अकर्म केभ्य धातुभ्य परः भावे चात कर्तरी भवंती। समझ गए जी? क्या लिखे हो? हाँ ठीक है, तो यहाँ पर परह भी जोड़ दो ना। लह माने लकारा लकारा माने लडादि प्रत्यया सकर्म केभ्य धातुभ्य परः परे सकर्म केभ्य धातुभ्य परे कर्मणि परे वहां पर जोड़ दो। सकर्म केभ्य धातुभ्य परे परे भी जोड़ दो। अकर्म केभ्य धातुभ्य परे भावे चात कर्तरी भवंती। मूल सूत्र, मैं भी मूल सूत्र को ही देख करके अर्थ बता रहा हूं, तो मूल सूत्र पर जितना आपका मन केंद्रित होगा उतना अच्छा से समझ में आएगा। समझ गया जी बालबोध जी? नित्यानंद सब समझ गया? क्या क्या नाम है? विद्यानंद नित्यानंद सब समझ गए कि नहीं समझे? जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ चात कर्तरी भवंती, भवंती जोड़ दिया। तो ये किस रूप में अर्थ बनाए हैं उस चीज को समझो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि लडादि जो प्रत्यय है, लकार जो है सकर्मक धातु से कर्म अर्थ में और कर्ता अर्थ में होते हैं और अकर्मक धातु से भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में होते हैं। ये हिंदी में अर्थ हुआ कि लकार मान लडादि प्रत्यय सकर्मक धातु से परे कर्म अर्थ में और कर्ता अर्थ में होते हैं। लिखो, लडादि प्रत्यय सकर्मक धातुओं से परे कर्म अर्थ में और कर्ता अर्थ में होते हैं और अकर्मक धातुओं से परे भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में होते हैं। समझ गए जी? लिख लिया? और अकर्मक धातुओं से परे भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में होते हैं और अकर्मक धातुओं से परे भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में होते हैं। देखो ना, वो तो बहुत ही सरल है। जब हमने वो बना दिया संस्कृत तो उसका हिंदी अनुवाद कर लो आप, क्योंकि रचना अनुवाद को भी तो आपने पढ़ा है ना। तो लकार जो है लडादि प्रत्यय सकर्मक धातुओं से परे कर्म अर्थ में और कर्ता अर्थ में होते हैं और अकर्मक धातुओं से परे भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में होते हैं। समझ गए? हाँ हाँ जी, क्या बोल? हाँ
ऐसे भी कर सकते हैं, लकार आदि जो प्रत्यय है वह कर्मक धातुओं से परे कर्म अर्थ में और कर्ता अर्थ में होते हैं। और अकर्मक धातुओं से परे और अकर्मक धातुओं से परे भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में होते हैं। हाँ, बस यही तो है। समझ में आ गया? अनंत जी आप समझ गए? जी आचार्य जी। हाँ, बहुत ही सरल लगता है। तो यहाँ पर जो है अब सरल हो गया आचार्य जी। हाँ जी, अब सरल हो गया। अच्छा, पहले सरल नहीं था? नहीं, पहले सूत्र मैंने तो रटा था, लेकिन ये नहीं पता था मुझे कि इसका अर्थ ऐसे करना है। अच्छा, चलिए ठीक है। आचार्य जी, आपका चुंबक का एग्जाम्पल बहुत सहज है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद तो मुझको भी अच्छा लगा। अच्छा, अच्छा लगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कैसे भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए। इस रूप में हमें लगा कि आप लोग समझेंगे तो मस्तिष्क में शायद बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे, जैसे हम कभी नहीं भूलते हैं इस चीज को, क्योंकि हमारे गुरुजी भी हमें पढ़ाए हैं ना। तो रटना नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना, मस्तिष्क में बस बिठा लेना है, एक कंप्यूटर की तरह है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर ची से जो लुंग है, तो ये लडादी प्रत्यय है कि नहीं जी? बालबोध जी, ये लुंग लडादी प्रत्यय है ना जी, लकार है नहीं? तो ये किस अर्थ में यहाँ पर हो गया? यहाँ जो है कर्ता अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ है जी? कर्ता अर्थ में। और ची धातु कौन सा है? सकर्मक है कि अकर्मक है? वह फूल चुनता है, तो क्या है, सकर्मक या अकर्मक है? सकर्मक धातु है। वेरी नाइस, सकर्मक धातु है। तो सकर्मक धातु है ची, इसीलिए यहाँ पर कर्ता अर्थ में हुआ। सकर्मक धातु से कर्म अर्थ और कर्ता अर्थ में होता है, तो यहाँ कर्ता अर्थ में है, कर्म अर्थ में नहीं है। समझ गए? किस अर्थ में है? कर्ता अर्थ में है। किस अर्थ? तो लुंग जो है कर्ता को बताएगा। किसको बताएगा? कर्ता को बताएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो कर्ता क्या है? स्वतंत्र कर्ता। हाँ? क्रियायाम सिद्धौ यह स्वतंत्र, क्रिया के सिद्धि में जो स्वतंत्र है उसी का नाम तो कर्ता है। क्रिया के सिद्धि में जो स्वतंत्र है उसको कर्ता कहते हैं। अर्थात स्वातंत्रेण क्रियायाम सिद्धौ स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया के सिद्धि में स्वातंत्रेण जो विवक्षित अर्थ है उसका नाम कर्ता है। तो यहाँ पर लुंग का अर्थ हो गया कर्ता। भूत तो अर्थ है ही, भूतकाल में है इसलिए भूत अर्थ है, और साथ साथ कर्ता अर्थ है। तो दो लुंग का कितने अर्थ हो गए जी? लुंग के कितने अर्थ हो गए? लुंग के यहाँ पर दो अर्थ हो गए, अभी तक आपको हमने पढ़ाया। एक भूत अर्थ हो गया, क्योंकि भूत काल अर्थ में हुआ है ना, भूत अर्थ में हुआ है ना लुंग प्रत्यय। तो एक तो लुंग का भूत अर्थ हो गया और दूसरा कर्ता अर्थ हो गया। समझ गए? लुंग के कितने अर्थ हुए? कौन कौन से? एक भूत और दूसरा कर्ता। कर्ता, वेरी नाइस। अब जो है अनुबंध लोप कर दीजिए। न की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से। और उ की संज्ञा किससे होगी? उपदेशे जनुनासिक इत से। उपदेशे जनुनासिक इत से। तो और फिर तस्य लोपः
अदर्शनम लोप। अनुनासिक किसका? तो मुखनाश का वचनोनाश का कर दीजिए। और फिर जो है अनुनासिक कैसे है? तो प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीय कर दीजिए। फिर तस्य लोपा अदर्शनम कर दीजिए, माने अदर्शनम लोपा कर दीजिए। पहले हलंत्यम उपदेश जनास का इत, मुखनाश का वचनोनाश। हाँ जी, लुंग में ङ है कि नहीं? ङ लू में ऊ है कि नहीं? लुंग में ङ है, ऊ है, तो ङ की हलंत्यम से संज्ञा हुई है। हलंत्यम का क्या अर्थ है? उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। क्या जी? तो लुंग उपदेश है कि नहीं? उसका अंतिम हल क्या है? ङ है ना लुंग का। क ख ग घ ङ है ना अंतिम हल, अंतिम व्यंजन। तो उसका नाम है इत। लुंग में ङ का नाम क्या हो गया जी? जैसे आपका नाम बालबोध है, ऐसे इसलिए लुंग का ङ का नाम हो गया इत। समझ गए? और लुंग में जो ऊ है इसका नाम भी है इत। किस सूत्र से? उपदेशे जनुनासिक इत से। किससे है जी? क्या अर्थ है इसका? उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। उपदेशे अनुनासिक अच इत भवति। तो उपदेश में अनुनासिक अच का नाम इत है। तो ये लू में जो ऊ है ये अनुनासिक अच है। अनुनासिक किसको कहते हैं? मुखनासिका वचनोनुनासिक। थोड़ा मुख से किंचित मुखेन किंचित नासिकया यो वर्णो उच्चार्यते अनुनासिक भवति। थोड़ा मुख से थोड़ा नाक से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसका नाम अनुनासिक है। तो लुंग में लू में ऊ जो है वह अनुनासिक दिख नहीं रहा है यहाँ पर। वैसे वास्तव में लिपि होना चाहिए, ऊपर चंद्र बिंदु होना चाहिए, नहीं है। वो परंपरा से मतलब लोप हो गया हुआ है प्रमाद के कारण। इसीलिए जो है ये परंपरा से पता चलेगा, गुरु परंपरा से। प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीय, कि ये पाणिनि के शिष्य बताएंगे कि यहाँ पर अनुनासिक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अनुनासिक है, तो उसकी इत संज्ञा हो गई। और इत संज्ञा होने से दोनों का लोप कर दीजिए। तस्य लोप, और लोप क्या है? अदर्शनम लोप। तो यहाँ पर ङ का भी लोप कर दीजिए, ऊ का भी लोप कर दीजिए। क्या बच गया? ल बच गया। जब ङ का भी लोप, ऊ का भी लोप, तो बच गया ल। तो हो गया ची प्लस ल। क्या हो गया जी? ची प्लस ल, ये हो गया। समझ में आया? ची प्लस ल, समझे जी? ची प्लस ल। अब जो है, हाँ जी, हाँ, ची प्लस लकार जो है ल, तो ची प्लस ल हो गया। अब इस स्थिति में कि एक सूत्र है प्लीलुंगी। क्या है जी? प्लीलुंगी निकालिए। 3.1.43 नंबर सूत्र है प्लीलुंगी। प्लीलुंगी निकालिए।
निकाल लिया जी। ली लुंगी, तो कितने नंबर सूत्र है? 3-1 43। वेरी नाइस। चलिए जी, तो 3-1 43 है। तो थ्ली लुंगी परिच्छेद कीजिए। थ्ली लुंगी, तो थ्ली जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। थ्ली क्या है जी? स्लीह नहीं है, स्ली है, लुप्त प्रथमांत निर्देश है। यहाँ पर स्ली के आगे सु विभक्ति आई है और सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण थे डाड्या जाल से सु का लुक हो गया है प्रथमा विभक्ति का। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसको कहेंगे लुप्त प्रथमांत निर्देश। क्या कहेंगे जी? माने स्ली शब्द है, उसके आगे सु विभक्ति आई। कौन सी विभक्ति आई जी? जिस भागक के आगे से भागक के आगे सु विभक्ति नहीं आई है, ऐसे स्ली के आगे सु विभक्ति आई। कौन सी विभक्ति आई? सु। और सु का जो है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छया डाड्या जाल, इससे उसका लोप हो गया। सु का जी, तो इसलिए इसको कहेंगे लुप्त प्रथमांत निर्देश। क्या कहेंगे? हाँ, लुप्त प्रथमांत निर्देश, ये हो गया। और लुंगी जो है नकारांत पुंलिंग लुंग शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समझे? सप्तमी विभक्ति एक वचन समझ में आ गया? स्ली लुप्त प्रथमांत निर्देश है और ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समझे? नकारांत, नकार, हाँ जी, प्रत्यय इसलिए पुंलिंग ही होगा और क्या है। प्रत्यय जो होता है सदा पुंलिंग ही होता है। समझ गया? तो स्ली लुप्त प्रथमांत निर्देश है, लुंगी नकारांत पुंलिंग सप्तमी एक वचन है। अब इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ ही रही है, अधिकार है। और इसमें धातु की अनुवृत्ति आ रही है, परंतु यहाँ पर जो धातु है वो वाले धातु नहीं है। यहाँ पर है 3-1-22 नंबर सूत्र है, धातु रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। क्या है? हाँ, मिल गया। धातु रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग, इससे धातु की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? धातु की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? 12 नंबर सूत्र है ना शायद। अच्छा 22 बोल रहे हैं जी, 22, सॉरी 22 नंबर सूत्र है, मैंने गलत बोल दिया। 22 नंबर सूत्र है। समझ गया? निकाल लिए? हाँ, तब देखिए बहुत ही सरल अर्थ है। अर्थ हो जाएगा
धातु की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ होगा कि धातु परः स्ली प्रत्यय भवति लुंगी परतः। क्या अर्थ हो गया? धातु प्रत्यय पर पर हो गया, तो धातु परः स्ली प्रत्यय भवति लुंगी परतः, ये अर्थ हो गया। बहुत ही सरल अर्थ है। धातु परः स्ली प्रत्ययो भवति लुंगी परतः। देखिए धातु परः, अजय लिख लिए? हाँ जी बोलिए। लुंग परतः बोलना है। नहीं, लुंगी परतः, लुंगी परतः परतः है सप्तमी से। हाँ। लुंग परतः अर्थ हो जाता है। नहीं, लुंगी परतः ही ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है ना लुंगी सप्तमी अपने आप में है, पर सप्तमी है, तो लुंग परतः नहीं कहेंगे, कहेंगे लुंगी परतः ही कहेंगे, लुंग परतः नहीं। आपकी बात समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो परंतु वो नहीं, वो गलत वाक्य हो जाएगा। विशेष विशेषण जो होता है ना जी, लुंगी परस्मिन है ना, लुंग परस्मिन कहेंगे कि लुंगी परस्मिन कहेंगे, बताइए? बोलिए। परस्मिन अर्थ हो जाता है न, वो तो ठीक है, पर तो लुंग परस्मिन नहीं होता। विशेष विशेषण में क्या होता है? अभी समझ में। हाँ, विशेष विशेषण में समान विभक्ति होती है ना जी। हाँ। तो लुंगी परस्मिन, परस्मिन को ही यहाँ पर परतः के माध्यम से कहा जा रहा है। यहाँ पर जो तसिल प्रत्यय है सप्तमी अर्थ में है, समझ गए? हाँ, तो विशेष विशेषण है, इसलिए यहाँ पर लुंग परतः नहीं होगा, लुंगी परतः होगा। हाँ, तो चलिए, तो धातु परः स्ली प्रत्ययो भवति लुंगी परतः। हाँ, तो भवति नहीं होगा, स्ली प्रत्ययो भवति या स्ली प्रत्यय भवति। क्रिया तो करेंगे ही ना, भवति क्रिया तो अध्याय हर एक में भवति क्रिया अनुस्यूत है। प्रत्ययो भवति। हाँ, लुंगी परतः। लुंगी परतः। हाँ, बस हो गया कि धातु से परे स्ली प्रत्यय होता है, लुंग प्रत्यय के परे रहते, लुंग लकार के परे रहते, लुंग के परे रहते। समझ गया? तो धातु से परे, धातु पंचमी है ना जी, धातु से परे, धातु से परे माने धातु के बाद में, धातु से परे स्ली प्रत्यय होता है, लुंग के परे रहते, लुंग के परे रहते। देख लिया? धातु से परे स्ली प्रत्यय होता है, लुंग के परे रहते, या लुंग के परे रहते, धातु से परे स्ली प्रत्यय होता है, कुछ भी कह दी। तो यहाँ पर धातु से परे स्ली प्रत्यय होता है, लुंग के परे रहते। तो यहाँ पर ची ल था ना जी, तो ची है धातु, उससे परे हो जाएगा स्ली, लुंग ल परे है ही, ल जो है लुंगी है ना जी। ची और ल जो था, लकार जो था ल, वह ल तो जो है क्या कहते हैं कि लुंग ही है ना, कि कोई दूसरा चीज है। यदि कुत्ता का पूंछ कट जाए या पैर कट जाए तो कुत्ता नहीं है वो। तो ऐसे लुंग का जो है य और उ कट गया तो ल बच गया तो लुंग नहीं है, लुंग ही है ना जी। तो वो लुंग परे जी कह रहे हो कि समझ में आ रहा है?
मैंने कहा कि छिन्ने पूछे, यदि कुत्ता का पूंछ छिन्न हो जाए, कट जाए, तब भी वह कुत्ता ही है, वो कोई दूसरा जानवर नहीं हो जाएगा बिल्ली। ऐसे ही लुंग के ल मने है और उ और ङ कट गया, वह लुप्त हो गया, इसका मतलब वो लुंग नहीं है, सो बात नहीं है, ल तो लुंग ही है। तो ची से परे चली हो गया, लुंग परे रहते, तो लुंग बाद में है, इसलिए लुंग और ची के बीच में हो गया चली, तो हो गया ची चली ल। क्या बन गया जी? ची चली ल। क्या बन गया? बन गया ना क्रम, ची प्लस चली प्लस ल, माने ची चली ल। क्या बन गया? हाँ, ची चली, क्योंकि वो अर्ध घटा हो ना, धातु से परे, तो यहाँ पर ची धातु है, उससे परे चली प्रत्यय हुआ, लुंग के परे, तो लुंग परे है, लुंग लकार, लुंग लकार परे है, इसलिए धातु से परे चली हो गया, तो ची चली ल। क्या हो गया जी? हाँ, ये स्थिति हो गई। अब एक और सूत्र पढ़ा देता हूं, अब समय हो गया है। आगे है चलेह सिच, उसी के आगे सूत्र है, चले लुंगी के आगे है ना जी, चलेह सिच। तो चलेह सिच भी बहुत ही सरल है। चलेह जो है इकारांत पुंलिंग चली शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और सिच जो है चकारांत पुंलिंग सिच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और अनुवृत्ति ऊपर से चली लुंगी से लुंगी की आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? लुंगी की। इसके ऊपर जो चली लुंगी जो सूत्र है 43 नंबर, उससे लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? हेलो बाल बोल, तो किसकी अनुवृत्ति आ रही है, बोलो ना। लुंगी की। बहुत सुंदर। तो क्या अर्थ हो गया? चले में षष्ठी है, यहाँ पर अनिर्धारित संबंध है, कि संबंध निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं, इसलिए चले स्थाने। क्या अर्थ हो गया जी? चले स्थाने सिच भवती लुंगी परतः। क्या अर्थ हो गया इसका अर्थ? चले स्थाने सिच भवती माने सिच आदेशो भवती, इसका मतलब ये हुआ चले स्थाने सिच भवती लुंगी परतः, चली के स्थान में सिच होता है, लुंग के परे रहते हैं, ये अर्थ हो गया। चले स्थाने सिच भवती लुंगी परतः। क्या अर्थ हो गया? हाँ, बस ये हो गया कि चली के स्थान में सिच होता है, लुंग के परे रहते हैं। तो अब चली को सिच हो गया, तो हो गया ची सिच ल। क्या हो गया जी? अब चली के स्थान में सिच आदेश हो गया, कहते चले स्थान सिच भवती, तो चली के स्थान में सिच आदेश हो गया। क्या हो गया? तो कट गया। चलिए जी, अब कल पढ़ाएंगे, समय हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया ना जी इतना? जी आ गया सर। हाँ जी आ गया सर। कोई भारी तो नहीं लग रहा है ना? चलिए मंत्र पाठ करते हैं फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सर। सभी को सादर नमस्ते।